Hello students, this is Sridhar Kumar Mishra and you are watching Mathemagic. Today we are going to study a very important topic of class 10th, CBSE as well as ICSE. It is pair of linear equation in two variables. ठीक है? Now, in your previous classes you have studied about linear equation. In this class we will learn how to solve it, right? कई सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस के जनरल फॉर्म से. किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. कंडीशन ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए. ठीक है? सो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. सिंस वी आर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए दो वेरिएबल्स का, यानी x का भी वैल्यू चाहिए, y का भी वैल्यू चाहिए, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगा. ठीक है? तो हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये हो गए हमारे दोनों इक्वेशंस. ठीक है? इस वीडियो में हम लोग दो बेसिक चीजें सीखेंगे. सबसे पहला कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और दूसरा कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी. राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टडी टू बेसिक थिंग्स. हाउ टू सॉल्व यानी सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, और कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी सीखेंगे. कि क्या कंडीशन होगा तो ये सॉल्व होगा. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशंस पर आते हैं. सॉल्यूशंस को निकालने का दो बेसिक तरीका. ठीक? जैसा कि आप सबको पता है, मैं हमेशा फ्लो चार्ट पे ज्यादा फोकस करता हूं. आज भी आपके सामने एक खूबसूरत सा फ्लो चार्ट बन के बाहर आएगा. तो सॉल्यूशन निकालने के दो बेसिक तरीके. पहला ग्राफिकल, दूसरा नॉन ग्राफिकल, और इनके बीच में आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है? पहले ग्राफिकल की बात करते हैं, यानी हम ग्राफ बनाएंगे. हम करेंगे क्या? हम दो स्ट्रेट लाइन, दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, और हमको क्या मिलेगा? हमको स्ट्रेट लाइंस मिलेगा. क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है, रिप्रेजेंटेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होता है. तो जब हम ग्राफिकली बनाएंगे तो तीन कंडीशन हमारे पास बन के बाहर आएगा. यानी जो दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे वो तीन तरह से बन सकते हैं. पहला, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन सकता है. दूसरा, वो कॉन्करेंट लाइंस बन सकता है. और तीसरा, वो पैरेलल लाइंस बन सकता है. ठीक है? अब इंटरसेक्टिंग लाइंस फिगर बनाते हैं. जैसे सपोज करिए हमारे दो स्ट्रेट लाइन, एक ये. ठीक है? दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस है. इस पॉइंट पे जहां पे ये इंटरसेक्ट किए हैं, यही पॉइंट इसका सॉल्यूशन है. जिस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट का एब्सिसा हमारे x की वैल्यू है, और इसी पॉइंट का ऑर्डिनेट हमारा y की वैल्यू है. ठीक है? तो यही हमारा सॉल्यूशन है. तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं और दोनों स्ट्रेट लाइन हमारे इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस बनते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हमको यूनिक सॉल्यूशन मिला है. हमको यूनिक सॉल्यूशन मिला है, मतलब अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ x, अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ y. करेक्ट? नेक्स्ट, कॉन्करेंट लाइंस. कॉन्करेंट लाइंस मतलब ओवरलैपिंग लाइंस. एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन. इसका मतलब सारे पॉइंट्स मैच कर जाएंगे दोनों ही स्ट्रेट लाइंस के. ऐसे केस को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन. और फिर आता है हमारा पैरेलल लाइंस. इसका मतलब नो सॉल्यूशन. ठीक है? अब ये हमारा ग्राफ है.
दो स्ट्रेट लाइन कहीं मिल नहीं रहे हैं, नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल, यानी हमने ग्राफ बनाया, दो इक्वेशन हमको मिले, दोनों इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन हमने ग्राफ बनाया, और जब हमने ग्राफ बनाया तो हमको ग्राफ तीन तरह से मिल सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, या तो कॉन्करेंट लाइंस, या फिर ओवरलैपिंग लाइन। इसका भी फिगर अगर आप देखें तो कुछ ऐसे बनेगा कि जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और उसी के ऊपर दूसरा स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा ओवरलैपिंग कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, इसमें हमको यूनिफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, और या फिर वो पैरेलल लाइंस हो सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर कॉन्करेंट लाइंस रहेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल लाइंस रहेगा तो नो सॉल्यूशन। ये था ग्राफिकल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नॉन ग्राफिकल पे। नॉन ग्राफिकल भी मतलब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ग्राफिकल मेथड से नहीं करेंगे। उसको हम लोग करते हैं तीन तरह से। पहला बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा आ जाता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो इस साल के सिलेबस में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हटा दिया गया है, ठीक है, पर हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हायर स्टडीज में जब आप 11th में पढ़ते हैं, 11th या 12th में, 11th में पहुंचते हैं, तो ऐसे कई सारे इक्वेशंस बनते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन काफी लेंथी हो जाता है, इसीलिए हम लोग तीनों ही पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ये क्या है? इसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले समझने के लिए। सपोज करिए एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन है हमारे सामने। अब हम इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों से सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। इसको, इस एग्जांपल को और क्रिटिकल बनाया जा सकता था, ठीक है। अभी हम इसको आसान एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप लोग अपने डाउट भी हमको कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर देंगे। वैसे भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन का अलग वीडियो बनेगा ही, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल वीडियो है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम एक इक्वेशन के एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में हमेशा कन्वर्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, उसको रहने देते हैं। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, यानी x को बनाया हमने y प्लस 3, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम इस वैल्यू को, x की वैल्यू को प्लेस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। यानी जब इसको हम यहां रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो वो बन जाएगा मेरा y प्लस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6, यानी y हो गया हमारा 3। हमारे के y की वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को उठा करके x की जगह पे रख देंगे, तो x बन जाएगा हमारा 3 प्लस 3 यानी 6। तो हमें x और y दोनों वैल्यू मिल गया। हमने किया क्या? हमने x को कन्वर्ट किया y के टर्म्स में, और पहले इक्वेशन में x की जगह पे y की टर्म्स में जो वैल्यू आया था उसको प्लेस कर दिया। हमें हमारा x और y दोनों मिल गया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो दूसरा मेथड पर आते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड में हम लोग दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करते मतलब रिमूव करते हैं। यानी x प्लस वाई 9 है, x माइनस वाई 3 है हमारा। अब इसमें से हम किसी भी एक वेरिएबल को चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। मोस्ट प्रेफरेबली कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस वेरिएबल का साइन दोनों इक्वेशन में अलग अलग है, जैसे यहां पर y का फर्स्ट इक्वेशन में साइन पॉजिटिव है, सेकेंड इक्वेशन में साइन नेगेटिव है, तो हम लोग y को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी यही कोशिश करिएगा, ठीक है। दैट विल मेक इट मोर इजियर एंड बट देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे पैटर्न हैं, ठीक है। हम लोग एक एक पैटर्न पे धीरे धीरे
को डिस्कस भी करेंगे इसमें से। ठीक है, तो आते हैं एलिमिनेट करते हैं। ये हमारा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 सिंस द कोफिशिएंट्स आर सेम। अगर कोफिशिएंट्स अलग रहते तो हम लोग कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने की कोशिश करते। ठीक है, जैसे कि अगर इसी इक्वेशन में मैं आपको थोड़ा चलिए चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको बनाता हूं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ठीक है, और मैं यहां पे लिखता हूं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अभी इक्वेशन चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ऐसे में हमको सब चीज एलिमिनेशन अगर करना है और मान लीजिए हमको y को एलिमिनेट करना है तो हम करेंगे क्या। हमने देखा कि पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है, पर दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है। हमको दोनों कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। तो यहां पे 1 यहां पे 2, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 2। मतलब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, और इक्वेशन 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। सो जब हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन के हर टर्म में 2 मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का हमें कि हर टर्म में 2 मल्टीप्लाई होगा। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब क्या करें, हमने देखा कि दोनों का साइन ऑपोजिट है तो ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। यहां पे लिखेंगे बाई एड। कभी कभी क्या होता है कि ऑपोजिट साइन नहीं रहते, सेम ही साइन रहता है, तब क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग यहां लिखते हैं बाई सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और नीचे वाला यानी जो सेकंड इक्वेशन है उसके सभी साइंस चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। पर ये तब करेंगे जब सब साइंस सेम रहेंगे, तो यहां बाई सब्ट्रैक्ट लिखेंगे और लिख करके साइन चेंज करेंगे, तभी तो कैंसिलेशन हो पॉसिबल है। चलिए आगे देखते हैं, x प्लस 2x यानी ये हो गया 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15। x हो गया हमारा 5। अब x 5 हो गया, हमको पहली एक वैल्यू मिल गई। इसके बाद हम इसको पहले और दूसरे में से किसी भी एक इक्वेशन पे रख करके y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। हमने अगर सपोज करिए कि फर्स्ट इक्वेशन पे रखा तो ये हो गया मेरा 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 9, यानी 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों वैल्यूज, x और y की दोनों वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने थर्ड मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे। थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लगेगा पर है ये बहुत ही आसान। ठीक है ये बहुत ही आसान। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को सॉल्व करने से पहले जो आपको जरूरी है वो ये है कि आप इसको अपने जनरल फॉर्म में उठा के ले जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इक्वेशन को जनरल फॉर्म में ले जाना है। यानी इसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 दिया है तो हम लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, और फिर x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। अब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, साफ पता चल रहा है कि a1 a2 1 1 है, b1 b2 प्लस 2 माइनस 1 और c1 c2 माइनस 9 माइनस 3 है। अब सारा खेल यहीं पर है। बहुत बार बार मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारा अरेंजमेंट सेटिंग, क्योंकि वरना फॉर्मूला याद करना पड़ जाएगा लंबा सा, जो कि मैं चाहता नहीं हूं, तो हम क्या करते हैं सेटिंग करते हैं। ठीक है, ट्रिक यूज करते हैं। क्या करते हैं, इसको अरेंजमेंट इस पे बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे पहले b1 b2 फिर c1 c2 फिर a1 a2 और फिर b1 b2। ठीक, मतलब हम बीच से शुरू कर रहे हैं और एक पूरा चक्कर मारते हुए फिर वहीं पर आ जा रहे हैं। बी सी ए और वापस आके बी पे हम लोग रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये अरेंजमेंट अगर सही रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चुटकियों में होगा, वरना दिक्कत करेगा। ठीक है, तो b1 b2 की वैल्यू क्या है, +2 और -1, +2 और -1। c1 c2 की वैल्यू क्या है, -9 और -3। a1 a2 की वैल्यू दोनों ही +1 है और b1 b2 की वैल्यू क्या है, b1 b2 फिर से हमारा 2 और -1 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे प्रीमियर कंडीशन पे। प्रीमियर कंडीशन क्या कहता है, प्रीमियर कंडीशन को याद करने के लिए थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए, x अपॉन y अपॉन 1 ये हो गया। अब इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे ये आएगा, देखिए b1 c2 b2 c1। ठीक, ये हो गया हमारा b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, इस पर आ जाइए, c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, फिर इस पर आ जाइए,
A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये हमारा तीनों बन गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसीलिए इसका नाम है, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है। B2 B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1। ये हो गया हमारा। अब तो इसका मतलब अगर हम इसको इसके इक्वेट कर देते हैं तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और y इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, हमको हमारा x और y मिल गया। अब सिर्फ आपको वैल्यूज को प्लेस करना है, जो कि वैल्यूज आपको पता है, आपको ऑलरेडी वैल्यूज को ऑलरेडी पता है। ठीक है, B1 C2, देखो B1 C2 यानी 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस B2 C1 प्लस 9, तो यहां माइनस 9 हो जाएगा अपॉन A1 B2, यू सी A1 B2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 15 अपॉन माइनस 3, माइनस 15 अपॉन माइनस 3 5। ठीक है, ऐसे ही y भी निकल जाएगा। तो ये हमारे थे तीनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तुरंत इसको नोट करिए। इसके बाद कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी स्टार्ट होगा। चलिए, आई होप अब तक नोट हो गया होगा। अब हम लोग आ जाएंगे कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, तो इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, तो हमको पता है कि किसी भी दो इक्वेशन दिया रहे, इस टाइप का लीनियर इक्वेशन इंटीग्रल दिया रहे, तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो तीन तरह से होंगे। हमको ये तो पता चल गया ना यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशंस को लिख लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली तो हम जानते हैं कि कब इंटर यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, ग्राफ देख के पहचान जाएंगे। पर अगर हमको इक्वेशन केवल दिया रहे और सिर्फ इक्वेशन को देख करके हमको ये बता देना रहे कि हाँ इसका सॉल्यूशन ये आएगा, इसका यूनिक आएगा, इसका नो सॉल्यूशन आएगा, इसका इंटरसेक्टिंग आएगा, तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये वैल्यूज निकाल के रखने हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। फिर से बता रहा हूं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये वैल्यूज आपको निकाल के रखनी है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाए, ये कंडीशन अगर बन जाएगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन हमको दे देगा। ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाए B1 अपॉन B2 इक्वल हो जाए C1 अपॉन C2 के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, और अगर A1 अपॉन A2 इक्वल रहे B1 अपॉन B2 के, पर नहीं इक्वल रहे C1 अपॉन C2 के, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब बन जाएगा वो नो सॉल्यूशन। ठीक है, सो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 अगर रहेगा तो इनफाइनाइट, और अगर A1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 रहेगा तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, इन्हीं दोनों केसेस को यानी यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक, और नो सॉल्यूशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं।
कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ये बोल देता है कि फॉर व्हाट वैल्यू, इनमें से A1 A2 B1 B2 या C1 C2 में से किसी एक को K दे देगा और बोलेगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K will the given pair of equations will have a unique solution or will have an infinite solution or will have or their solutions will be consistent. ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा क्या बता रहा है. ठीक है, तो कंडीशंस आपको एकदम क्लियर रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन 100% इसमें से आता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले में से आता है, एक क्वेश्चन कंडीशंस में से आता है. ठीक है, सीबीएसई के लिए बता रहा हूं, तो ये जरूर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा. ऑल द बेस्ट. और इसके क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ.